हेलो दोस्तों, आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 61 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 62 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 120 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 61 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो दोस्तों आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी मॉडल पेपर के नाम से। आपको वहां फोल्डर मिल जाएगा और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना 62 नंबर का मॉडल पेपर। देखिए, ये अपना पाठ्यक्रम स्कीम है। 120 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। 2 घंटे का पेपर है वो ये रहने वाला है और बिल्कुल परीक्षा पैटर्न पर आधारित है ये। देखिए, सबसे पहले अपन राजस्थान भूगोल के 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे भाग 1 में। देखिए, पहला प्रश्न, 2001 से 2011 के दशक के दौरान राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिलों का सही युग्म कौन सा है? बताइए। न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर आप सभी को पता है कि कौन से जिले में है, तो वो है गंगानगर में। और सर्वाधिक कौन से में? बाड़मेर में। बाड़मेर में है दोस्तों 32.5 और सबसे कम है वो है गंगानगर में। कितनी? 10%। अब देखिए, चारों में गंगानगर का ऑप्शन है वो यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो आपको दूसरा जिला भी याद रखना है जो नीचे से दूसरा नंबर का है। देखिए, वो है झुंझुनू। झुंझुनू का जो जनसंख्या दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है वो है दोस्तों 11.67% और गंगानगर का है कितना? 10%। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 4 नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। सेकंड नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, उत्तरलाई सिविल एयरपोर्ट स्थित है। उत्तरलाई सिविल एयरपोर्ट है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये बाड़मेर में स्थित है दोस्तों। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, बाड़मेर में। आगे देखिए, 3 नंबर का प्रश्न है, वह वृक्ष जिसमें से कत्था निकाला जाता है। वह वृक्ष जिसमें से कत्था निकाला जाता है तो वो कौन सा वृक्ष है? तो वो है खैर वृक्ष। कौन सा? खैर। राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सी राजस्थान के मरुस्थल की मुख्य विशेषताएं हैं? बताइए, कौन सी राजस्थान की मरुस्थल की मुख्य विशेषताएं हैं? दोस्तों, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे और साथ में अपने को दोस्तों कूट भाषा में उत्तर देना है कि कौन कौन सी विशेषताएं हैं मरुस्थल की। देखिए, अति शुष्क दशाएं हैं, बिल्कुल है। तापमान का अतिरेक है, ये भी बिल्कुल सही है। न्यून औसत वार्षिक वर्षा है, ये भी बिल्कुल सही है। कम तथा छितरा हुआ वनस्पति आवरण है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये सभी है, ये मरुस्थल की विशेषताएं है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। ए बी सी डी चारों ही सही है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, 5 नंबर के प्रश्न में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में झील या बांध दे रखा है और सूची सेकंड में जिला दे रखा है। यहाँ पर देखिए, तालाब ए शाही। दोस्तों, तालाब ए शाही कहाँ पर स्थित है? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों। तालाब ए शाही है ये धौलपुर में। कहाँ पर है? धौलपुर में। गैब सागर कहाँ है? तो दोस्तों गैब सागर डूंगरपुर में। कहाँ पर है? डूंगरपुर में। कटाना बांध कहाँ है? तो दोस्तों ये बांसवाड़ा में है। और हेमावास बांध है वो कहाँ पर है? तो दोस्तों ये पाली में है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है सी डी बी ए। सी डी बी ए। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है 2 नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही, सी डी बी ए। आगे देखिए, 6 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की बांका पट्टी किस समस्या से ग्रसित है? राजस्थान की बांका पट्टी किस समस्या से ग्रसित है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये दोस्तों फ्लोराइड की समस्या से ग्रसित है। इसको कुबड़ पट्टी भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्लोराइड की समस्या से ग्रसित है। 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, 7 नंबर का प्रश्न है, कर्क रेखा राजस्थान के निम्नांकित में से किन जिलों से होकर गुजरती है? ये तो सभी को पता होगा, बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर से होकर गुजरती है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, रोजा भाकर और इसराना भाकर क्या है? बताइए, रोजा भाकर और इसराना भाकर क्या है? तो दोस्तों ये पहाड़ियां हैं और ये जालोर की पहाड़ियां हैं दोस्तों। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3 नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। 9 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, विश्वास स्वरूपम किसकी प्रतिमा है? विश्वास स्वरूपम किसकी प्रतिमा है? दोस्तों ये भगवान शिव की प्रतिमा है दोस्तों। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा।
आगे देखिए 10 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रस्तावित लाभार्थी जिला नहीं है? कौन सा इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रस्तावित लाभार्थी जिला नहीं है? तो दोस्तों वो है नागौर है, बिल्कुल है, सीकर भी है, जोधपुर भी है, लेकिन पाली नहीं है। पाली में तो दोस्तों पहले से दवाई बांध है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र कौन सा है? भूकंप संभावित क्षेत्र है दोस्तों वो है भरतपुर, अलवर, झुंझुनू। भरतपुर, अलवर व झुंझुनू ये भूकंप संभावित क्षेत्र है दोस्तों। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए लोको तथा कैरिज वर्कशॉप स्थित है। लोको तथा कैरिज वर्कशॉप स्थित है, तो दोस्तों ये कहां पर है? तो ये अजमेर में है। लोको मतलब ट्रेन से संबंधित दोस्तों कारखाने हैं वहां पे, ठीक है, इंजन से संबंधित। तो यहाँ पर इसमें ट्रेनों का वर्कशॉप बोल सकते हैं आप वहां पर। तो कहां पर है? ये अजमेर में है। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 13 नंबर का प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या अधिक है तथा वह किसी भाषा के समझने के साथ पढ़ व लिख सकता है, वह क्या कहलाता है? जनगणना 2011 के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या अधिक है तथा वह किसी भाषा के समझने के साथ पढ़ व लिख सकता है, क्या कहलाता है? तो दोस्तों वो कहलाता है साक्षर। क्या कहलाता है? साक्षर। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, साक्षर। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 14 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना नहीं है? निम्न में से कौन सी एक पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें देखिए जो गुड़गांव नहर परियोजना है ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त सिंचाई परियोजना नहीं है, बाकी तीनों है। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें 15 नंबर का प्रश्न है, सिद्धमुख परियोजना किस नदी से जल प्राप्त करती है? सिद्धमुख परियोजना कौन सी नदी से जल प्राप्त करती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, बताइए कौन सा? तो दोस्तों सिद्धमुख परियोजना है ये रावी तथा व्यास नदी से जल प्राप्त करती है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, देखिए वर्गीकृत वन है, आरक्षित वन है, सुरक्षित वन है, लेकिन अनारक्षित वन है, ये श्रेणी नहीं है प्रशासनिक वर्गीकरण में। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है? थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ईएडी, ठीक है, ईएडी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु। 18 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए उदय सागर झील में जल प्रवाहित करने वाली नदी कौन सी है? तो बताइए कौन सी नदी है उदयपुर यानी कि उदय सागर झील में जल प्रवाहित करने वाली नदी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, वो है आयड़ नदी। कौन सी? आयड़ नदी। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 19 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी उदयपुर जिले में प्रवाहित नहीं होती? तो दोस्तों देखिए सोम होती है, जाखम भी होती है और साबरमती भी होती है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो पार्वती नदी है ये उदयपुर जिले में प्रवाहित नहीं होती, ये चंबल की सहायक नदी है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 20 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान में विंध्यन कगार किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? राजस्थान में विंध्यन कगार किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो दोस्तों ये पाए जाते हैं धौलपुर करौली क्षेत्र में, धौलपुर करौली क्षेत्र में। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप सभी के लिए करंट अफेयर से संबंधित एक चैनल है वो शुरू किया गया है, तो उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिसमें आपको प्रतिदिन राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित और भारतीय करंट अफेयर से संबंधित आपको प्रतिदिन प्रश्न है वो देखने को मिलेंगे। उस चैनल का नाम है दोस्तों मूमल क्लासेज, ठीक है। उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और
टेलीग्राम का लिंक भी दोस्तों आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो टेलीग्राम से भी जरूर जुड़े। और साथ ही दोस्तों एक वेबसाइट भी है, वो लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसका नाम है dsresult.com। उसके ऊपर भी आपको दोस्तों पीडीएफ वगैरह सारी चीजें हैं, वो वैकेंसी से संबंधित न्यूज भी आपको वहां पर देखने को मिल जाएगी। तो मूमल क्लासेज को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर का भाग है अपना, राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति के 20 प्रश्न है, वो पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, नीचे कुछ क्षत्रियों तथा उनके स्थलों के नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। यहाँ पर देखिए कुंवर पृथ्वीराज की छत्री है, वो कहाँ पर है, कुंभलगढ़ में, बिल्कुल सही बात है। ब्राह्मण देवता की छत्री कहाँ पर है, तो दोस्तों ये मंडोर में है, ये भी बिल्कुल सही है। मामा भांजा की छत्री कहाँ है, तो दोस्तों ये जोधपुर में है, ये भी बिल्कुल सही है। 80 खंभों की छत्री यहाँ पर बूंदी है, वो गलत हो जाएगा। 80 खंभों की छत्री है, ये कहाँ पर है, तो दोस्तों ये अलवर में है। कहाँ पर है, अलवर में है, ठीक है। 84 खंभों की छत्री भी है, वो बूंदी में है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, ये सुमेलित नहीं है। 22 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है। दोस्तों ये वालर नृत्य है, ये ग्रासीय जनजाति का नृत्य है, और ये दोस्तों स्त्री व पुरुष दोनों के द्वारा ये नृत्य है वो किया जाता है। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 23 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में सामेला शब्द किस अवसर पर प्रयुक्त होता है। सामेला शब्द किस अवसर पर प्रयुक्त होता है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सामेला शब्द, दोस्तों ये विवाह के समय प्रयुक्त होता है ये सामेला शब्द। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में दोस्तों यहाँ पर त्योहार दे रखे हैं, और सूची सेकंड में त्योहार की तिथि या माह दे रखे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें देखिए बूंदी की जो कजली तीज का त्योहार है, बूंदी की जो कजली तीज का जो त्योहार है, ये भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है दोस्तों, यानी कि पहले में ए। होली का जो त्योहार है ये दोस्तों फाल्गुन पूर्णिमा को मनाया जाता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, ये भी इसमें सही सुमेलित है। पर्युषण पर्व है, ये भाद्रपद माह में मनाया जाता है, और गणगौर का जो त्योहार है वो चैत्र माह में मनाया जाता है। तो दोस्तों ये सारे के सारे हैं वो सही सुमेलित है, सारे के सारे इसमें क्या है, सही सुमेलित है। ए बी सी डी, तो यहाँ पर कूट भाषा में अपना उत्तर क्या हो जाएगा, ए बी सी डी। कौन से ऑप्शन में है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर के ऑप्शन में है, ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 25 नंबर का प्रश्न है, जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार राजस्थान में किस जिले में संरक्षित है। बताइए कौन से जिले में संरक्षित है, तो ये संरक्षित है दोस्तों, बताइए सभी को पता होगा ये तो। दोस्तों ये संरक्षित है जैसलमेर में। कहां पर है, जैसलमेर में। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 26 नंबर का प्रश्न है, किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया। आप सभी को पता होगा बिजोलिया किसान आंदोलन है दोस्तों 1897 में प्रारंभ हुआ था, और 1941 तक ये चला था। 3 चरणों में ये आंदोलन चला था, और दोस्तों 44 वर्षों तक ये चलने वाला भारत का सबसे लंबा किसान आंदोलन था, ठीक है, 44 वर्षों तक चला था। और पूरे भारत में जो ये चर्चित हुआ था उसका कारण था प्रताप नामक समाचार पत्र, और ये कानपुर से प्रकाशित होता था, और इसके संपादक थे दोस्तों गणेश शंकर विद्यार्थी। इन्होंने दोस्तों यानी कि इस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन है ये पूरे भारत में चर्चा का विषय है वो बना था। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 27 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित प्रजामंडलों पर विचार कीजिए। दोस्तों 3 प्रजामंडल दे रखे हैं, किशनगढ़, बांसवाड़ा, जयपुर। तो अपने को बताना है कि इनकी स्थापना के अनुसार सही कालानुक्रम क्या है। इनकी स्थापना के अनुसार सही कालानुक्रम है वो कौन सा है, तो सभी को पता है कि सबसे पहले स्थापना है वो दोस्तों जयपुर प्रजामंडल की हुई थी, फिर किशनगढ़ की हुई थी, फिर बांसवाड़ा की हुई थी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है 312। 312 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि अपना 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 28 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस नरसंहार को गांधी जी ने दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी। बताइए दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें, बताइए कौन सा, तो दोस्तों वो है इसमें
नीमूचना को। नीमूचना जो नीमूचना में जो घटना हुई थी उसको दोस्तों गांधी जी ने दोहरी डायरशाही की संज्ञा है वो दी थी। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 29 नंबर का प्रश्न है, उस ब्रिटिश अधिकारी का नाम बताइए। उस ब्रिटिश अधिकारी का नाम बताइए जिसके शव को 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों ने आवा के किले के मुख्य द्वार के सामने लटका दिया था। बताइए। तो दोस्तों बताइए किसका सिर काट कर आवा के किले के सामने लटका दिया था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मेक मौसन के सिर को काटकर। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान में साहिबा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। दोस्तों साहिबा या पाहिबा आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। साहिबा का युद्ध है ये 1541 और 1542 ईस्वी में दोस्तों ये साहिबा जिसको आप पाहिबा भी बोल सकते हैं का युद्ध हुआ था। और ये युद्ध है वो दोस्तों राव मालदेव और बीकानेर के शासक है राव जैत सिंह के मध्य हुआ था और इस युद्ध में जैत सिंह है वो मारा गया था। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 31 नंबर का प्रश्न है 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर किसने आक्रमण किया था। 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर किसने आक्रमण किया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है शाहबाज खान ने दोस्तों आक्रमण किया था। किसने? शाहबाज खान ने आक्रमण किया था। और दोस्तों ये अकबर का सेनापति था। और सामने कौन था? सामने था दोस्तों महाराणा प्रताप तो खुद चले गए थे दोस्तों जंगलों में और किले की जो जिम्मेदारी है वो सौंप कर गए थे अपने मामा राव भाण सोनगरा। याद रखना दोस्तों राव भाण सोनगरा, ठीक है। इनको सौंप कर गए थे किले की जिम्मेदारी। और दोस्तों शाहबाज खां और राव भाण सोनगरा के मध्य यह युद्ध हुआ था और जिसमें शाहबाज खां है उनकी विजय हुई थी और उन्होंने कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लिया था। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए कवि चंद्र बरदाई का अन्य नाम क्या था। दोस्तों कवि चंद्र बरदाई का अन्य नाम है वो क्या था। राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी भट्ट नाम था उनका। क्या नाम था? पृथ्वी भट्ट। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 33 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वस्त्र का संबंध राजस्थान से नहीं है। किस वस्त्र का संबंध राजस्थान से नहीं है। दोस्तों यहाँ पर आपको पता तो चल गया होगा, वैसे बताने की जरूरत है नहीं। सांगानेरी है, बांधनी है, बाड़मेरी है, इनका संबंध दोस्तों राजस्थान से है। लेकिन कांथा का संबंध राजस्थान से नहीं है। यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही। 34 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की विशेषता है। छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की विशेषता है। तो दोस्तों ये कौन से नृत्य की विशेषता है। तो ये गुडला नृत्य की विशेषता है। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 35 नंबर का प्रश्न है, नानक भील नामक किसान की मृत्यु निम्नलिखित में से किस कृषक आंदोलन के दौरान हुई थी। नानक भील नामक किसान की मृत्यु निम्नलिखित में से किस कृषक आंदोलन के दौरान हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बूंदी किसान आंदोलन के दौरान उनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें 36 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है। कौन सी जोड़ी सही नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए मारवाड़ उत्सव है ये जोधपुर में मनाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। ऊंट महोत्सव है ये बीकानेर में मनाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। हाथी उत्सव है ये जयपुर में मनाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। ब्रज महोत्सव धौलपुर ये गलत हो जाएगा। ब्रज महोत्सव है दोस्तों ये भरतपुर में मनाया जाता है। कहां पर? भरतपुर में मनाया जाता है ये ब्रज महोत्सव। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए रजब वाणी पुस्तक किस पंथ या संप्रदाय से संबंधित है। रजब वाणी पुस्तक किस पंथ या संप्रदाय से संबंधित है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें ये दादू पंथ से संबंधित है दोस्तों। ये राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, दादू पंथ से संबंधित है। आगे देखिए 38 नंबर का प्रश्न है, किनसरिया नागौर किस लोक देवी के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। किनसरिया नागौर किस लोक देवी के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है, बताइए। तो ये केवाय माता, केवाय माता इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। केवाय माता का मंदिर है दोस्तों नागौर में, ठीक है। किनसरिया नागौर, यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें मेवाड़ प्रजामंडल किस महिला ने
महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? बताइए, मेवाड़ प्रजामंडल में किस महिला ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा नारायणी देवी। ठीक है, नारायणी देवी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे, तनसुखलाल मित्तल किस प्रजामंडल संगठन के नेता थे? तनसुखलाल मित्तल कौन से प्रजामंडल संगठन के नेता थे? तो दोस्तों ये कोटा राज्य प्रजामंडल संगठन के नेता थे। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही। दोस्तों अब अपन है वो भाग 3 के अंदर भारतीय संविधान से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें मूल संविधान में किसी मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं था। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है नहीं था। तो दोस्तों क्यों नहीं था बताइए? क्योंकि यह अपेक्षा की जाती थी कि देश के नागरिक अपने कर्तव्यों का स्वेच्छा से पालन करेंगे। इसलिए दोस्तों मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य है वो नहीं थे। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि ये भारत है, यहाँ पर कोई चीज है वो हमेशा उल्टी होती है, उल्टी काम करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, आप सभी को पता है कि हेलमेट लगाकर जाना जरूरी है, फिर भी लोग है वो जाते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार पहले संविधान में ये सोचा कि सभी नागरिक है वो अपने मूल कर्तव्यों का स्वेच्छा से पालन करेंगे। जब नहीं किया तब दोस्तों मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 42 नंबर का प्रश्न है, राज्य के मुख्य सचिव का चयन किया जाता है। मुख्य सचिव का चयन है वो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि मुख्यमंत्री है वो नियुक्त करता है दोस्तों मुख्य सचिव को, चयन भी वही करता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर का जो ऑप्शन है, सॉरी 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 43 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न में से कौन सा कार्य राजस्थान में जिला कलेक्टर से संबंधित नहीं है? बताइए कौन सा कार्य राजस्थान में जिला कलेक्टर से संबंधित नहीं है? यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, स्थानीय स्वशासन निकायों के चुनावों की अधिसूचना जारी करना, ये दोस्तों कार्य जिला कलेक्टर का नहीं है। जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना, जिले की विकास परियोजनाओं की निगरानी करना और दोस्तों जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार के बीच समन्वय बनाना, ये तीनों कार्य हैं वो दोस्तों जिला कलेक्टर के हैं, लेकिन पहला कार्य जिला कलेक्टर का नहीं है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 44 नंबर का प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के रूप में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया है। बताइए, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किसके रूप में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया है? तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों संविधान की एक नवीन विशेषता, संविधान की एक नवीन विशेषता। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 45 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन अपने संपूर्ण राजनीतिक जीवन में किसी राज्य का राज्यपाल नहीं रहा? बताइए, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन अपने संपूर्ण राजनीतिक जीवन में किसी राज्य का राज्यपाल नहीं रहा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें भैरव सिंह शेखावत। यहाँ पर इसमें ये राष्ट्रपति रहे थे। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये राज्यपाल नहीं रहे। अब दोस्तों यहाँ पे अपन भाग 4 के अंदर राजस्थान पॉलिटी के 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों 46 नंबर का प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य का शासन स्थापित किया गया था? बताइए, ब्रिटिश शासन या ब्रिटिश साम्राज्य का शासन स्थापित किया गया था कौन से अधिनियम के तहत? सभी को पता होगा दोस्तों, वो है भारत सरकार अधिनियम 1858। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 47 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए राजस्थान विधानसभा के बारे में निम्नलिखित कथन पढ़िए और नीचे दिए गए कोट में से सही कथन या कथनों का चयन कीजिए। दोस्तों 3 कथन दे रखे हैं, अपने को कोट भाषा में क्या करना है? उत्तर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों 1952 में राजस्थान विधानसभा में 160 सदस्य थे, बिल्कुल सही बात है। विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों को प्रथम बार 1956 में बनाया गया था, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। राजस्थान विधानसभा की 22 स्थायी समितियां हैं, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर तीनों के तीनों कथन है वो दोस्तों सत्य है, अपने को कूट भाषा में उत्तर देना है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? ए, बी और सी सही है। A नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अब दोस्तों 48 नंबर का प्रश्न देखिए, राजस्थान के राज्यपालों के नामों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। कालानुक्रमिक क्रम में अपने को क्या करना है, व्यवस्थित करना है। यहाँ पर देखिए श्री रघुकुल तिलक, सुखदेव प्रसाद, संपूर्णानंद और एम चेन्ना रेड्डी। दोस्तों एम चेन्ना रेड्डी है, ये 1992 के अंदर 1992 में ये राजस्थान के राज्यपाल बने थे, ठीक है। और जो संपूर्णानंद है, ये दोस्तों 1962 के अंदर 1962 के अंदर ये राजस्थान के राज्यपाल बने थे। सुखदेव प्रसाद है, ये दोस्तों 1988 में बने थे राजस्थान के राज्यपाल। और रघुकुल तिलक है, ये दोस्तों 1977 में बने थे राज्यपाल। तो यहाँ पे अब अपन कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसमें, देखिए सबसे पहले आएगा इसमें डॉक्टर संपूर्णानंद जो 1962 में, फिर आएगा इसमें रघुकुल तिलक जो ए नंबर पे है, फिर आएगा इसमें बी और फिर डी, यानी कि सी ए बी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी ए बी डी कौन से ऑप्शन में है, तो यहाँ पर देखिए 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें 49 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये कनाडा से लिया गया है दोस्तों। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कनाडा से लिया गया है। 50 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है कि कौन सा कथन है वो दोस्तों इसमें सही है, ठीक है। कूट भाषा में दोस्तों अपने को उत्तर देना है, कूट भाषा में क्या करना है, उत्तर देना है। यहाँ पर देखिए 2 कथन दे रखे हैं, ठीक है, अपने को बताना है कौन सा सही है। देखिए हमारा संविधान भारत की सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा तथा समानता व न्याय की स्थापना के लिए संकल्पबद्ध है, बिल्कुल सही बात है। कानून को कायम रखने और मौलिक अधिकारों को साकार करने में न्यायपालिका अहम भूमिका निभाती है, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर दोनों के दोनों कथन है वो संविधान के संदर्भ में बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पर इसमें बताना था कि कौन सा कथन है वो सही है, तो इसमें दोनों कथन सही है। 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ए और बी दोनों। अब दोस्तों अपन भाग 5 के अंदर सामान्य विज्ञान से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए 51 नंबर का प्रश्न है, निम्न बीमारियों पर विचार कीजिए। दोस्तों निम्न बीमारियों पर क्या करना है, विचार करना है। अपने को दोस्तों यहाँ पर बताना है कि कौन सा देखिए अपने को बताना है कि यानी कि नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए जल जनित बीमारियों की पहचान कीजिए। जल जनित बीमारियों की दोस्तों क्या करना है, पहचान करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको 5 ऑप्शन है वो दिखाई दे रहे होंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए जल जनित बीमारी कौन सी है, हिपेटाइटिस ए बिल्कुल है, कोलेरा है वो भी है, पोलियो है ये भी है, टाइफाइड है ये भी है, गलसुआ ये नहीं है, ये जल जनित बीमारी नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 कौन से ऑप्शन में है, यहाँ पर देखिए 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें 52 नंबर का प्रश्न है। देखिए स्नैपड्रैगन में F1, स्नैपड्रैगन में दोस्तों सॉरी F2 है, स्नैपड्रैगन में F2, पीडी में लाल कैपिटल के डबल आर, गुलाबी कैपिटल आर और स्मॉल आर तथा सफेद स्मॉल आर आर। फूल वाले पौधों का अनुपात 1:2:1 पाया जाता है, यह दर्शाता है। तो दोस्तों यह कौन से नियम को दर्शाता है, तो दोस्तों ये अपूर्ण प्रबलता का नियम है वो दर्शाता है। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें 53 नंबर का प्रश्न है, सघन से विरल माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की किरण, प्रकाश की एक किरण जब प्रकाश की किरण के लिए जब आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर होता है तब अपवर्तन होता है। सघन से विरल माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की एक किरण के लिए जब आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर होता है तब अपवर्तन कोण होता है, तब अपवर्तन कोण होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तब अपवर्तन कोण होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर। आगे देखिए 54 नंबर का प्रश्न है, परमाणु क्रमांक 81 वाला तत्व किससे संबंधित है। परमाणु क्रमांक 81 वाला तत्व है किससे संबंधित है, तो दोस्तों ये संबंधित है देखिए परमाणु क्रमांक 81
तो वो ये थेलियम तत्व है। कौन सा? थेलियम। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये वाला है ना, ऐसे ही दोस्तों परमाणु क्रमांक 81 पर क्या है? थेलियम है। और इसका रासायनिक प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? Ti। क्या है? Ti। और दोस्तों ये पी ब्लॉक का तत्व है दोस्तों, पी ब्लॉक का। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 55 नंबर का प्रश्न है, पुनेट वर्ग से हम किसका अध्ययन करते हैं? पुनेट वर्ग से हम किसका अध्ययन करते हैं? तो अपन अध्ययन करते हैं दोस्तों आनुवंशिकी का। किसका? आनुवंशिकी का अध्ययन करते हैं। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए भाग 6 में करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न है वो अपन सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए स्पेस एक्स के फाल्गुन 9 रॉकेट की अगली उड़ान एक्सियोम 4 मिशन में जाने वाले भारतीय हैं। बताइए, स्पेस एक्स के फाल्गुन 9 रॉकेट की अगली उड़ान एक्सियोम 4 मिशन में जाने वाले भारतीय हैं, तो दोस्तों वो कौन है? तो उनका नाम है शुभांशु शुक्ला। क्या नाम है? शुभांशु शुक्ला। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में शिशु श्रेणी के लिए ऋण सीमा तक है। बताइए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में शिशु श्रेणी के लिए ऋण सीमा यानी कि लोन कवर है वो कितने तक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 50,000 तक। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा 50,000 तक। आगे देखिए 30 अप्रैल 2024 दोस्तों 30 अप्रैल 2024 को भारत के 26वें नौसेना प्रमुख यानी कि सीएनएस कौन बने? तो कौन बने सीएनएस? तो दोस्तों वो बने एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 59 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए सत्रिय नृत्य कलाकार ओली जेरोंग निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? सत्रिय नृत्य कलाकार ओली जोरांग निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है अरुणाचल प्रदेश से। किससे? अरुणाचल प्रदेश से। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश से। आगे देखिए यहाँ पे 60 नंबर का प्रश्न है स्टॉप डायरिया कैंपेन 2024। स्टॉप डायरिया कैंपेन 2024 के संबंध में निम्न तथ्यों पर विचार कीजिए। निम्न तथ्यों पर क्या करना है? विचार करना है। यहाँ पर देखिए सही विकल्प का अपने को चयन करना है। यह कैंपेन 1 जुलाई से 31 अगस्त 2024 तक संचालित किया गया है। बिल्कुल सही बात है। राज्य में राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन के माध्यम से ORS एवं जिंक दवा को निःशुल्क वितरण किया जाता है। यह कैंपेन है 1 जुलाई से 31 अगस्त 2024 तक संचालित किया गया है और राज्य में राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन के माध्यम से ORS एवं जिंक दवा का निःशुल्क वितरण किया जाता है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों कथन है वो दोस्तों क्या है? सत्य है। अपने को सही विकल्प का चयन करना था, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों अपन भाग 7 के अंदर राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। दोस्तों करंट अफेयर से संबंधित मैंने आपको बताया अभी कि मूमल क्लासेज यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको वहां पर करंट अफेयर से संबंधित बहुत सारी चीजें हैं वो मिलेगी। वहां पे प्रतिदिन भी मिलेगा, साप्ताहिक मासिक भी करंट अफेयर देखने को मिलेगा और परीक्षा के अंतर्गत दोस्तों आपको वहां पर करंट अफेयर के प्रश्न भी है वो देखने को मिलेंगे। दोस्तों जल्दी ही है वो वेबसाइट भी लॉन्च करने वाले हैं जिसका नाम है dsresult.com। dsresult.com ठीक है, इस नाम से दोस्तों आपको वहां पर वेबसाइट भी देखने को मिलेगी। तो उस वेबसाइट के ऊपर भी दोस्तों आपको सारी चीजें हैं वो अपडेट मिलेगी। यहाँ पर देखिए 61 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की विधानसभा में वर्तमान नेता प्रतिपक्ष कौन है? बताइए, वर्तमान नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो वो है टीकाराम जूली। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, टीकाराम जूली। 62 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के प्रथम चरण में प्रस्तावित ऋण राशि की ऊपरी सीमा 1 वर्ष के लिए है। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के प्रथम चरण में प्रस्तावित ऋण राशि की ऊपरी सीमा 1 वर्ष के लिए है, तो वो कितनी है 1 वर्ष के लिए? तो दोस्तों वो है 1 लाख। यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, 1 लाख। आगे देखिए, राजस्थान ई अपशिष्ट प्रबंधन नीति का आह्वान व गठन किस वर्ष में किया गया? राजस्थान ई अपशिष्ट प्रबंधन नीति का आह्वान व गठन किस वर्ष में किया गया?
तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, ये किया गया दोस्तों 2023 में। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 2023 में। आगे देखिए, स्वच्छ वायु दिवस, स्वच्छ वायु दिवस यानी कि नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर सितंबर 2024 में जयपुर में हुए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की मुख्य समिति की अध्यक्षता किसने की? मुख्य समिति की अध्यक्षता है वो किसने की? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, किसने की थी? तो ये भूपेंद्र यादव ने की थी दोस्तों। यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर भूपेंद्र यादव। आगे देखिए, गोविंद स्वामी पैनोरमा, श्री गोकुल जाट पैनोरमा व राजा खेमकरण पैनोरमा का निर्माण किया जा रहा है। गोविंद स्वामी पैनोरमा, श्री गोकुल जाट पैनोरमा व राजा खेमकरण पैनोरमा का निर्माण किया जा रहा है। तो दोस्तों ये किया जा रहा है कहां पर? तो ये भरतपुर में किया जा रहा है। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भरतपुर में ये किया जा रहा है। अब दोस्तों अपन भाग 8 के अंदर कंप्यूटर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पे 66 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर की किस्म नहीं है? बताइए कौन सा प्रिंटर की किस्म नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इंकजेट प्रिंटर होता है, लेजर प्रिंटर भी होता है, 3D प्रिंटर भी होता है, लेकिन यहाँ पे डॉट और सॉलिड प्रिंटर ये नहीं है दोस्तों, प्रिंटर की किस्म नहीं है। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का सूत्र किसके साथ शुरू होता है? दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो सूत्र है वो किसके साथ शुरू होता है? यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यानी कि MS एक्सेल का जो सूत्र है वो दोस्तों किसके साथ शुरू होता है? तो बराबर के साथ में शुरू होता है। ठीक है, बराबर के साथ में शुरू होता है। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बराबर। आगे देखिए, यहाँ पे 68 नंबर का प्रश्न है, POP एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है। POP, ठीक है, तो POP का पूर्ण रूप क्या है? POP का पूर्ण रूप क्या है? राइट आंसर हो जाएगा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा MS वर्ड में कट या कॉपी किए गए टेक्स्ट को संग्रहित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड में कट या कॉपी किए गए टेक्स्ट को संग्रहित करता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें कौन सा? बताइए। तो वो है क्लिपबोर्ड। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, क्लिपबोर्ड। आगे देखिए, 70 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फीचर का उपयोग टेक्स्ट की रेखा के ठीक नीचे बहुत छोटे अक्षर या संख्याएं लिखने के लिए किया जाता है? निम्नलिखित में से किस फीचर का उपयोग टेक्स्ट की रेखा के ठीक नीचे बहुत छोटे अक्षर या संख्याएं लिखने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें, बताइए कौन सा? तो वो है सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा सब स्क्रिप्ट। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, अपन हिंदी व्याकरण से संबंधित 20 प्रश्न है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन इसमें पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं अधिसूचना के संबंध में सही कथन है। अधिसूचना के संबंध में सही कथन कौन सा है? यहाँ पर देखिए, अधिसूचना में क्रमांक आवश्यक होता है, क्रमांक आवश्यक होता है। ठीक है, अधिसूचना के अंदर क्रमांक है वो आवश्यक होता है। तो ये कथन है वो दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। बाकी दोस्तों यहाँ पर देखिए, नहीं नहीं होता, ठीक है, इसमें देखिए नहीं हो सकता और ये अमान्य है। तो यहाँ पर ये नहीं को काट दोगे, ठीक है, तो ये सारे के सारे सही हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं नहीं और अमान्य दे रखा है, नहीं ये गलत दे रखा है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किस विकल्प में गलत परिभाषिक शब्द है? बताइए गलत परिभाषिक शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें अप्रेंटिस प्रशिक्षण दे रखा है, गलत हो जाएगा दोस्तों। इसको बोलते हैं शिक्षार्थी। क्या बोलते हैं? शिक्षार्थी बोलते हैं। ठीक है इसको, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बाकी इसमें सारे सही दे रखे हैं। देखिए 73 नंबर का प्रश्न, मुहावरे का सही अर्थ है। मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मुहावरे का सही अर्थ, देखिए दांत काटी रोटी पक्की दोस्ती। तो दोस्तों यहाँ पर मुहावरे का सही अर्थ है बिल्कुल सही है, पक्की दोस्ती। ठीक है, ये कथन बिल्कुल सही है, यानी कि ये मुहावरा है वो बिल्कुल सही है।
गुड़ गोबर करना, गंदगी फैलाना, गलत हो जाएगा दोस्तों। गुड़ गोबर करना दोस्तों गंदगी फैलाने नहीं होता, इसमें होता है बना बनाया काम बिगाड़ देना। गाल बजाना, चापलूसी करना, गलत हो जाएगा दोस्तों। गाल गाल बजाना यानी कि डीग हाँकना, ठीक है। गड़े मुर्दे उखाड़ना, ऐतिहासिक उत्खनन, गलत हो जाएगा। पुरानी बातों को दोहराना, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें एक ही सही है, 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 74 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से पूर्ण भूतकाल से संबंधित वाक्य है। पूर्ण भूतकाल से संबंधित वाक्य है, मैं आवश्यक कार्य से जयपुर गया था। तो ये पूर्ण भूतकाल से संबंधित वाक्य है, ये वापस भी आ गया, ठीक है। 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 75 नंबर प्रश्न है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, संसद में कानून व्यवस्था पर बहस हुई। दोस्तों संसद में कानून व्यवस्था पर बहस हुई, ये शुद्ध वाक्य है। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 76 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित शब्दों पर ध्यान दीजिए, निम्नलिखित शब्दों पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए एक तरफ अभ्यारण्य है, दूसरी तरफ सॉरी, एक ऑप्शन में अभ्यारण्य, आर्द्रता, सौहार्द्र और उत्खनन और सिरमौर। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें मैं आपको बताऊं, एक तो इसमें आर्द्रता सही है, ठीक है। अपने को बताना है कि किस विकल्प में दोनों शब्द शुद्ध है। तो दोनों शब्द शुद्ध, देखिए सिरमौर में यहाँ पर कई जगह सिरमौर है वो एक मात्रा आती है उसके अंदर, ठीक है, कईयों में 2 मात्रा भी आती है। आर्द्रता बिल्कुल सही है और सौहार्द्र है वो भी बिल्कुल सही है। अब अपने को ऑप्शन देखना है कि ब और स ऑप्शन में कौन से ऑप्शन में। यहाँ पर जो अभ्यारण्य के अंदर आधा भ है ना, अभ्यारण्य, तो इसमें भ है वो पूरा आएगा। तो यहाँ पर इसमें देखिए ब और स और य कौन से ऑप्शन में है? तो ब और ये कौन से ऑप्शन में है? तो दोस्तों द और ये, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ब और स है वो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 77 नंबर प्रश्न है, जिसमें अपमान का भाव हो वह हंसी के लिए उपयुक्त शब्द है। जिसमें अपमान का भाव हो तो वो है दोस्तों उपहास। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, उपहास। 78 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्नांकित में से किस विकल्प में विलोम युग्म है? निम्नांकित में से किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों देखिए रित का क्या हो जाएगा? अनृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनृत हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। बाकी देखिए हास का परिहास नहीं होता, ठीक है। हास का होता है दोस्तों विलोम दुख, ठीक है। और अवसाद का दोस्तों यहाँ पर विषाद दे रखा है, तो अवसाद का होता है दोस्तों प्रसन्नता। और उत्फुल्ल का हो जाएगा दोस्तों मुरझाया हुआ। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, ये इसमें सही हो जाएगा। आगे देखिए संगत विलोम सॉरी असंगत विलोम युग्म का चयन कीजिए। असंगत विलोम युग्म का अपने को क्या करना है? चयन करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें देखिए अदम, महान, आज्ञा, अनुज्ञा। तो दोस्तों अदम का विलोम होता है उत्तम। क्या होता है? अदम का विलोम होता है दोस्तों उत्तम, ठीक है। और आज्ञा का विलोम होता है दोस्तों, क्या होता है? अवज्ञा। क्या होता है? अवज्ञा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 80 नंबर प्रश्न है, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें देखिए गलत, असुचि और लुप्त, ये इसमें गलत दे रखा है, ठीक है। दोस्तों गलत का मतलब क्या होता है? त्रुटि, ये त्रुटि का पर्यायवाची है। असुचि ये दोस्तों अपवित्र का पर्यायवाची है। और निशी है ये सॉरी सॉरी लुप्त, लुप्त है ये दोस्तों गायब से संबंधित है। तो यहाँ पर ये गलत दे रखा है दोस्तों, एक ही शब्द के पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 81 नंबर प्रश्न है, अंश का पर्यायवाची नहीं है। अंश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए अंश मतलब हिस्सा, पक्ष, भाग, हरम नहीं होता दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए महाशब्द में इमा प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बनेगा। महाशब्द में इमा प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बनेगा, तो वो कौन सा बनेगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा महिमा। क्या बनेगा? महिमा। यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए हार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ छोड़ना बन जाए? तो दोस्तों इसमें हार में कौन सा उपसर्ग लगाएं? तो इसमें परि लगाएंगे। क्या लगाएंगे? परि, परिहार, ठीक है। परिहार का मतलब होता है छोड़ना। ये राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर।
आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 84 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत संधि विच्छेद कौन सा है? गलत संधि विच्छेद कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जगदीश, जगत प्लस ईश, तो तय के नीचे दोस्तों हलंत आता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि के उदाहरण है। विसर्ग संधि और व्यंजन संधि के उदाहरण कौन सा है? तो दोस्तों विसर्ग संधि का हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर निरोग, निरोग, तो ठीक है, नी के बाद में विसर्ग आएगा प्लस रोग। ठीक है, और सन्मार्ग का दोस्तों सत प्लस मार्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। सन्मार्ग है वो व्यंजन संधि का उदाहरण है, और निरोग है ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। अब दोस्तों यहाँ पर 86 नंबर का प्रश्न है, वो देखिए, किस विकल्प में तत्सम और तद्भव दोनों प्रकार के शब्द समाहित है? किस विकल्प में तत्सम और तद्भव दोनों प्रकार के शब्द समाहित है? दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें देखिए, आख, काक और आम, आक, काक और आम। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें तत्सम और तद्भव दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है। आम है वो क्या है? तद्भव है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, विशेषण शब्द से रहित वाक्य कौन सा है? विशेषण शब्द से रहित वाक्य कौन सा है? तो देखिए, थोड़ा खाओ खूब चलाओ, खूब चबाओ, थोड़ा खाओ खूब चबाओ, ये विशेषण रहित शब्द है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, इनमें से कौन सा वाक्य सक्रामक क्रिया है? सक्रामक क्रिया का वाक्य कौन सा है? तो दोस्तों, हम लोगों ने कल ताजमहल देखा, हम लोगों ने कल ताजमहल देखा, तो दोस्तों यहाँ पर ये सक्रामक क्रिया है। ठीक है, क्रम है इसमें। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 10 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 89 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, इसमें संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। बाकी देखिए, आप जो न करो सो थोड़ा है, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, जैसी करनी वैसी बननी, ये संबंध बता रहा है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 90 नंबर प्रश्न है, किस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है? व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है, तो यहाँ पर देखिए, देश के नटवर लालों, ये जो नटवर लालो है, ये दोस्तों जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है। ठीक है, ने तरह तरह से ठगा है, तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों अपन भाग 10 के अंदर इंग्लिश ग्रामर से संबंधित 15 प्रश्न हैं वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें देखिए, अपने को वो पंक्चुएशन मार्क बताना है कि कौन सा मार्क लगेगा। यहाँ पर 91 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, हाउ कुड ही हैव डाइड सो इजीली बाय मेयरली फेलिंग फ्रॉम ए हॉर्स? दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर लगेगा, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का मार्क लगेगा दोस्तों। यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, ट्रांसलेशन करना है दोस्तों, हिंदी ट्रांसलेशन। ठीक है, देखिए, वाटर कंजर्वेशन इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ नेशनल पॉलिसी, बताइए इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? इसका हिंदी अनुवाद होगा, जल संरक्षण राष्ट्रीय नीति का एक महत्वपूर्ण अंग है। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 93 नंबर का प्रश्न है, आई प्रिफेर मिल्क टी फॉर ब्रेकफास्ट, खालिस्तान भरना है, बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर टी, मिल्क, टी, ठीक है, मिल्क और टी के बीच में क्या प्रयोग आ जाएगा? आई प्रिफेर मिल्क टू टी, मिल्क टू टी फॉर ब्रेकफास्ट, तो यहाँ पर इसमें टू का प्रयोग होगा। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, फिल इन द ब्लैंक, वही प्रीपोजिशन अपने को भरना है खालिस्तान के अंदर। देखिए, व्हाट इज द टाइम योर वॉच, तो दोस्तों क्या आएगा? व्हाट इज द टाइम योर वॉच खालिस्तान के अंदर, तो दोस्तों इसमें आएगा बाई योर वॉच, बाई योर वॉच आएगा यहाँ पे। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 95 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, सेंटेंस यहाँ से शुरू हो रहा है, आई से। ठीक है, आई नॉर्मली हैव, तो यहाँ पे हैव के नीचे दोस्तों आप ब्रैकेट लगा लेना, सॉरी हैव के आगे। ठीक है, आई है, सॉरी, आई नॉर्मली हेयर है बटर मिल्क विथ माई लंच, तो हैव के और बटर मिल्क के बीच में क्या आएगा?
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें इसमें आएगा सम बटर मिल्क विथ माई लंच। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, यहाँ पर डिटरमिनर का प्रयोग करना है खालिस्तान के अंदर। देखिए, ही लोस्ट अम्ब्रेला, ही लोस्ट अम्ब्रेला। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, ही लोस्ट अम्ब्रेला। तो यहाँ पर है ही लोस्ट हिज अम्ब्रेला। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हिज अम्ब्रेला। 97 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, बताइए कौन सा इसमें सही स्पेलिंग है वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें सही स्पेलिंग बतानी थी कि कौन सी सही स्पेलिंग है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, एग्जिस्टेंस, ये दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही स्पेलिंग है। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द दोज गिवन बिलो। अपने को बताना है कि कौन सा करेक्ट सेंटेंस है, कौन सा करेक्ट सेंटेंस है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें देखिए, इट वाज द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। तो दोस्तों ये सेंटेंस है वो क्या है, इसमें बिल्कुल सही सेंटेंस है। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 99 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, चूज द अप्रोप्रिएट असर्टिव स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसमें देखिए, वाई वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रास, वाई वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रास। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा, बताइए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, रीडिंग ट्रास इज वेस्टिंग टाइम। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 100 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में बताना है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच अल्टरनेटिव ऑफ द, देखिए द जियोग्राफी टीचर सेड द अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज राउंड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए द ज्योग्राफी टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 101 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में अपने को चेंज करना है। यहाँ पर देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन है, द सेग सेड टू मी वी आर मोर्टल्स, वी आर मोर्टल्स। तो दोस्तों यहाँ पर है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, वो है द सेग सेड टू मी दैट वी आर मोर्टल्स। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, चेंज टू एक्टिव वॉइस। यहाँ पर सेंटेंस देखिए, एन होनेस्ट मैन विल बी ट्रस्टेड बाई ऑल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, ऑल ट्रस्ट एन होनेस्ट मैन। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, यहाँ पे he likes people to call him sir, he likes people to call him sir, select the passive voice from the options। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो वो है he likes to be called sir। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 104 नंबर प्रश्न, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें देखिए, आई नो न्यूज ऑफ हिम सिंस ही लेफ्ट फॉर उधमपुर, आई नो न्यूज ऑफ हिम सिंस ही लेफ्ट फॉर उधमपुर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, खालिस्तान में क्या आएगा, तो इसमें आएगा दोस्तों, आई हैव हैड नो न्यूज। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, 105 नंबर का प्रश्न है, इसमें भी खालिस्तान भरना है। द टीचर टोट अस दैट द अर्थ राउंड, द टीचर टोट अस दैट द अर्थ राउंड। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, इज राउंड। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इज राउंड। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, भाग 11 के अंदर अपन गणित से संबंधित 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। गणित से संबंधित 15 प्रश्न पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखिए, 106 नंबर का प्रश्न है, एक व्यापार में 3 साझेदारों के लाभ का अनुपात 5:7:8 है तथा इनका धन क्रमशः 14 माह, 8 माह और 7 माह के लिए निवेशित रहा, इनकी पूंजियों का अनुपात क्या होगा। सीधा सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको, देखिए
5, 7 और 8 अनुपात में है और इनका धन क्रमशः 14वां है, 8वां है और 7वां है। ठीक है, तो इनका अनुपात है वो क्या होगा? तो इनके लो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे दोस्तों, देखिए 5 इंटू 7, सॉरी 5 इंटू 14 कर लीजिए, 7 इंटू 8 कर लीजिए और 8 इंटू 7 कर लीजिए। ठीक है, फिर दोस्तों इनका अनुपात है वो निकाल लीजिए। इनका अनुपात निकालोगे तो दोस्तों यहाँ पर अनुपात आ जाएगा इसमें क्या जाएगा, 20 अनुपात 49 अनुपात 64। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए यहाँ पे, यदि 7 अनुपात x समानुपात 17.5 अनुपात 22.5 हो तो x का मान क्या होगा? बाह्य पदों का गुणनफल बटे मध्य पदों का गुणनफल, यानी कि दोस्तों 7 इंटू 22.5 बटे 17.5, ये x आ जाएगा। ठीक है, बस काट लीजिए इसको, इसको आप काटोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? ये आ जाएगा 9। कितना आ जाएगा? 9। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 108 नंबर का प्रश्न है, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 15.25 रुपए है, तो धनराशि कितनी है? 3 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 15.25 रुपए है, तो वह धनराशि कितनी है? तो दोस्तों वह धनराशि है, देखिए मान लीजिए जो धनराशि है वो 100 रुपए, और 100 रुपए पर 3 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो 5% की दर से कितना हो जाएगा दोस्तों? 15 रुपए हो जाएगा। ठीक है, और 100 रुपए पर 3 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना होता है? तो दोस्तों 100 इंटू 105 बटे 100 इंटू 105 बटे 100 इंटू 105 बटे 100 करके काट लीजिए। ठीक है, और -100 कर दीजिए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा दोस्तों 15.76। तो कितना आ जाएगा? 15.76 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो आ गया अपना दोस्तों क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। और 15 रुपए है वो दोस्तों इसमें क्या है, ये साधारण ब्याज है। अब दोनों ब्याजों का अंतर आप निकाल लीजिए तो कितना आ जाएगा? तो दोस्तों ये आ जाएगा 0.76। कितना आ जाएगा? 0.76। अब अपने को क्या करना है कि वह धनराशि कितनी है वो ज्ञात करना है। तो धनराशि ज्ञात करेंगे तो क्या ज्ञात करेंगे? तो अंतर कितना आ रहा है ब्याज का अंतर? तो 15.25 बटे कितना आया था? 0.76 इंटू 100 कर लीजिए। तो दोस्तों इनको आप काटोगे तो कितना आ जाएगा? 2000। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा 2000। 109 नंबर का प्रश्न है, कितने समय में 6.1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 72 रुपए का मिश्र धन 81 हो जाएगा? बताइए। देखिए 6.1/4% ब्याज की दर पर 72 रुपए का 1 वर्ष का ब्याज है वो कितना हो जाएगा? तो दोस्तों 72 इंटू दोस्तों इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं या डायरेक्ट लिख देते हैं दोस्तों, चलो डायरेक्ट लिख देते हैं 6.1/4 बटे 100। ठीक है, तो दोस्तों या 6.25 भी आप कर सकते हैं इसको, 72 इंटू 6.25 बटे 100। ठीक है, तो ये क्या निकल कर आ जाएगा? साधारण ब्याज ही तो है इसमें, तो ये निकल कर आ जाएगा दोस्तों 4.5। कितना आ जाएगा? 4.5 आ जाएगा 6.25%। ठीक है, 72 का। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए साधारण ब्याज की दर से 72 रुपए का मिश्र धन 81 हो जाता है, तो 72 और 81 में अंतर कितने का हो गया दोस्तों? 9 का। अब 9 में दोस्तों 4.5 का है वो भाग दे दीजिए, 9 में 4.5 का हो भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 2। तो दोस्तों 2 वर्ष में मिश्र धन है वो 81 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन, सॉरी 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल मतों के 41% मत प्राप्त किए और वह 5580 मतों से हार गया। कुल डाले गए मतों की संख्या ज्ञात की। देखिए एक उम्मीदवार ने कुल मतों के 41% मत प्राप्त किए। ठीक है, पीछे बचे कितने दोस्तों? 59%। ठीक है, यानी कि 41 और 59।
अब इन दोनों में अंतर कितने का हो गया? इन दोनों में अंतर हो गया दोस्तों 18 का। तो 18% है दोस्तों 5580। भाई 41% अगर दोनों को मिले होते तो बराबर होते, ठीक है। अब यहाँ पे एक को 41 मिले हैं तो दूसरे को कितने मिले होंगे? 59। और कितने मतों से जीता? तो दोस्तों 18% मतों से जीता। अब 18% मत कितने हैं? 5580। तो दोस्तों क्या करेंगे? 100/18 इंटू 5580, बस इसको काट लीजिए। इसको आप काटोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा? 18 × 54। कितनी बार कटा? ये 3 बार, एक बचा, एक 310, 310 बार कटा। तो दोस्तों 310 इंटू 100 कितने हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे 31,000। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 111 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए किसी संख्या का 6% यदि 180 है तो वह संख्या होगी। तो दोस्तों सीधा सा हो जाएगा 180/100 इंटू 180/6 इंटू 100 कर लीजिए, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों 3000। 30 इंटू 100 कितने हो जाएंगे? 30,000, सॉरी 3000। तो यहाँ पर इसमें एक नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, मोहन को एक रेडियो 100 रुपए में बेचने पर 20 रुपए का लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। दोस्तों 80 रुपए के अंदर वो दोस्तों 20 रुपए कमा रहा है, तो 20/80 इंटू 100 कर लीजिए। तो ये 4 बार कट गया, 100 में 4 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 25%। 25% लाभ कमाया उसने। आगे देखिए, 18 रुपए की एक कलम बेचने पर रहीम को इस कलम के क्रम मूल्य का 1/10 हानि होती है। तो इस कलम का क्रम मूल्य कितना है? इस कलम का क्रम मूल्य है वो कितना है? तो दोस्तों सीधा सा हो जाएगा यहाँ पे 20/80 इंटू 100 कर लीजिए। सॉरी, नहीं 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 नहीं, क्या पूछा है? 18 रुपए की एक कलम बेचने पर रहीम को इस कलम के क्रम मूल्य का 1/10 हानि होती है। तो कलम का क्रम मूल्य क्या होगा? दोस्तों यहाँ पर देखिए, 18 रुपए की कलम बेचने पर, अरे सीधा सा हो जाएगा दोस्तों 1/10% की हानि होती है। यानी कि अगर वो 18 रुपए में बेच रहा है, ठीक है, तो 10% की दोस्तों हानि हो रही है, ठीक है। तो वस्तु कितने की हो जाएगी? 20 रुपए की हो जाएगी। 20 रुपए का 10% कितना होता है? 2 रुपए। 20 रुपए में 2 रुपए गए तो 18 रुपए। सीधा सा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 20 रुपए, ये क्रम मूल्य हो जाएगा उसका। आगे देखिए, यहाँ पे 114 नंबर का प्रश्न है, एबीसी का साप्ताहिक घोषित वेतन 4000 है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके अंदर, और कुछ नहीं। एबीसी का साप्ताहिक वेतन, ए प्लस बी प्लस सी का साप्ताहिक औसत वेतन 4000 है। तो 4000 इंटू 3 कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 12000। अब दोस्तों बी सी डी का साप्ताहिक औसत वेतन है 5000 है। तो बी प्लस सी प्लस डी का साप्ताहिक वेतन है वो कितना है? 5000। यानी कि 5000 इंटू 3 कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 15000। यदि ए का साप्ताहिक वेतन 2750 है, तो दोस्तों ए का साप्ताहिक वेतन है वो कितना है? दोस्तों ये 2750 है। तो डी का साप्ताहिक वेतन कितना है? डी का साप्ताहिक वेतन है वो कितना है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे अपन, यहाँ पर बी और सी का वेतन है। देखिए ये जो बी और सी है, ठीक है, ए बी सी का वेतन कितना है? 12000, जिसमें से ए का वेतन दे रखा है 2750। तो 12000 में से 2750 गए तो कितने बचे? तो दोस्तों ये बचे 9250। अब 9250 है, ये अपन बी सी डी, ठीक है, बी प्लस सी प्लस डी का औसत वेतन कितना हो गया दोस्तों? 5000 था, तो टोटल वेतन 15000 हो गया। तो यहाँ पर बी और सी का तो दे रखा है 9250, तो 15000 में से 9250 घटा दीजिए, कितना बचेगा? तो दोस्तों ये बचेगा 5750। यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 100 संख्याओं की औसत गणना 30 की गई, ठीक है। तो दोस्तों 100 इंटू 30, परंतु बाद में ज्ञात हुआ कि 23 तथा 11 के स्थान पर त्रुटिवश 32 तथा 12 ले लिया गया, सही औसत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 30 इंटू सॉरी 100 इंटू 30, 100 इंटू 30 प्लस दोस्तों 23 प्लस 11 माइनस 32 माइनस 12, बस बटे 100 कर लीजिए। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा 29.9। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही।
इसको आप काटोगे पिटोगे तो 29.9 आ जाएगा। आगे देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 154 है, तो पहली संख्या है। दोस्तों सीधा सा हो जाएगा 154/7 इंटू 11 कर लीजिए, कितना आ जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 2। कितना आ जाएगा? 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है देखिए इसका तो हो गया 2, ठीक है। अब यहाँ पे पहली संख्या और दूसरी संख्या, देखिए पहली संख्या को अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 14। और दोस्तों दूसरी संख्या है उसको उसका 22 हो जाएगा, तो 14 और 22, तो पहली संख्या पूछा है तो पहली संख्या है दोस्तों 14। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक कार 2.5 घंटे के लिए 62 किलोमीटर प्रति घंटा और सवा घंटे के लिए 68 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करती है। तय की गई कुल दूरी में इसकी औसत चाल क्या होगी? तय की गई कुल दूरी में इसकी औसत चाल क्या होगी? तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, 2 सही 1/2 को अपन 2 दूनी 4, 5/2, ठीक है। तो 5/2 है वो लिख सकते हैं। 5/2 इंटू 62 प्लस 5/4, ये एक सही 1/4 को 5/4 लिख सकते हैं इंटू 68, ठीक है, बटे 5/2 प्लस 5/4, ठीक है। बस यही करना है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर क्या कितना हो जाएगा? 155। भाई इसको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 155 प्लस 85 इंटू 4/15 हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें आ जाएगा 155 और 85 हो जाएंगे दोस्तों 240। तो 240 इंटू 4/15 कर लीजिए, राइट आंसर आपका जाएगा 64 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक कार प्रातः 6 बजे आगरा से चलती है तथा सुबह 11 बजे लखनऊ पहुंचती है। दूसरी कार प्रातः 8 बजे लखनऊ से चलती है तथा दोपहर 3 बजे आगरा पहुंचती है। दोनों किस समय दोनों कारें मिलती है? तो दोस्तों किस समय दोनों कारें मिलती है? तो यहाँ पर देखिए, पहली कार है, पहली कार दोस्तों 6 से 11 कितने? पहली कार है वो दोस्तों 6 से 11 कितना समय ले रही है? 5 घंटे। दूसरी कार का समय है वो दोस्तों क्या हो जाएगा? दूसरी कार प्रातः 8 बजे लखनऊ से चलती है और 3 बजे आगरा पहुंचती है। तो 8 और 4 12, 12 और 3 यानी कि 4 और 3 7, तो इसमें 7 घंटे लग रहे हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए इनकी जो चाल हो जाएगी, ठीक है, ये चाल है वो दोस्तों बदल जाएगी। ये तो समय हो गया, ये तो समय हो गया। अब इनकी जो चाल निकालनी है तो चाल निकलेगी दोस्तों 7 और इसकी 5, 7:5 निकलेगी। तो 7 कुल दूरी हो गई दोस्तों 5 इंटू 7 यानी कि 35। तो 8 बजे तक पहली कार द्वारा तय की गई दूरी दोस्तों कितनी हो जाएगी? तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 इंटू 2, कितना हो जाएगा? 14, ठीक है। और शेष दूरी यानी कि 35 माइनस 14 कर लीजिए तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 21। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, देखिए 9:45 सुबह इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। इस प्रश्न को थोड़ा सा लंबा प्रश्न है, आपका आसानी से कर लेना इसको। आगे देखिए, 119 नंबर का प्रश्न है, बी किसी कार्य को निश्चित समय में करता है, इसके 3/4 समय में ए इसका 1/2 काम करता है, दोनों इसे 18 दिन में कर लेते हैं, तो बी अकेला उसे कितने दिन में पूरे करेगा? बी अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बी अकेला उसे 30 दिन में पूरा करेगा, 30 दिन में, ठीक है। इसको भी कर लेना, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, ये होमवर्क है। 120 नंबर का प्रश्न है, निम्न वर्त में विभिन्न मदों पर किया जाने वाला व्यय अवरोही क्रम है। यहाँ पर देखिए कपड़े, शिक्षा, मकान किराया, बचत, खाना, ये सब डायग्राम के अंदर दे रखा है। तो दोस्तों यहाँ पर अवरोही क्रम में अधिक से कम की ओर प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा इसमें खाना, जिसमें 150 डिग्री दे रखा है। फिर आएगा किराया, मकान किराया, फिर आएगा कपड़े, फिर बचत, फिर शिक्षा। यहाँ पे खाना, मकान किराया, कपड़े, बचत, शिक्षा, तो यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये जो चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा का मॉडल पेपर नंबर 62 है वो कंप्लीट करवा दिया है। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं और आराध्या RS एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।